करीना कपूर बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर स्टार्स में से एक हैं। लोग उनकी दमदार एक्टिंग के कायल हैं और अपने हुनर के दम पर वह एक से एक सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं। वैसे करीना कपूर शादीशुदा हैं और 2 बच्चों की मां बन चुकी हैं, लेकिन उन्होंने एक बार डेटिंग से जुड़े एक सवाल का जवाब देकर सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने एक बार बताया था कि वह किसी एक्टर को नहीं बल्कि मशहूर पॉलिटिशियन को डेट करना चाहती हैं। करीना कपूर के पुराने इंटरव्यू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह बताती नजर आ रही हैं कि वह किस पॉलिटिशियन को डेट करना चाहती हैं। कुछ सालों पहले करीना कपूर ने सिमी ग्रेवाल को एक इंटरव्यू दिया था। उस दौरान करीना कपूर से पूछा गया कि अगर उन्हें दुनिया में किसी को भी डेट करने का मौका मिले तो वह किसे चुनना पसंद करेंगी। इस सवाल के जवाब में करीना कपूर ने पॉलिटिशियन राहुल गांधी का नाम लिया था। करीना कपूर ने कहा, क्या मुझे कहना चाहिए? मुझे पता नहीं कि यह कहना चाहिए या नहीं, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। मैं राहुल गांधी को जानना चाहूंगी। मैं उनकी तस्वीरें देखती रहती हूँ और लगता है कि उन्हें जानना दिलचस्प होगा। मैं एक फिल्मी परिवार से आती हूँ और वो एक राजनीतिक परिवार से हैं, तो शायद हमारे बीच बातचीत करने के लिए कुछ दिलचस्प हो सकता है। इस बीच अगर हम बात करें राहुल गांधी द्वारा उठाए गए लेटरल एंट्री के मुद्दे के बारे में, तो केंद्र सरकार ने विवाद के बीच मंगलवार को यूपीएससी को नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित नवीनतम विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विज्ञापन निरस्त करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले के बाद कहा कि वह संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हर कीमत पर रक्षा करेंगे और भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं के विरोध के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लेटरल एंट्री के मामले पर पीछे हटी और उसने संबंधित विज्ञापन वापस लेने का फैसला किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा भी किया कि भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब तक सत्ता में है तब तक वे आरक्षण छीनने के नए नए हथकंडे अपनाते रहेंगे और इस बारे में सबको सावधान रहना होगा। Huge step forward in the transfer of power to the women of India was Panchayati Raj, where they were given reservation and they were allowed to enter the political system at scale. And this is another step. It's a big step. It is not a small step. And I'm sure everybody in this room, the treasury benches, the opposition, everybody agrees that this is a very important step for the women of our country. They fought for independence. They are as capable as any man, in many ways more capable, and should be given as much space as they possibly can be given. There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. There are also two things that seem strange to me. One is the idea that you require a new census to implement this bill. And the second is that you require a new delimitation to implement this bill. In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. And so I wonder if this is not designed to push the ball forward. To push the ball forward 7, 8, 9 years, and then
let this thing play out the way it does. I know my friends tend to like to take the attention of people away from other issues. You know, there is of course the Adani issue, which is they always want to take the attention away. But there is another, I would like to say that. One of the things that, this is quite a nice building. Nice peacocks. Nice peacock feathers on the ground. Nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal community, and it would have been befitting to have her visible in this transfer from one house to the other. So, one of the things that the government likes to distract from, of course, is Mr. Adani. And there is another thing that the government likes to distract everybody from. And that thing is called the caste census. For some reason, and I don't quite understand what this reason is, the moment the opposition raises the issue of caste census, the BJP tries to create a new distraction, a new sudden, event, so that the OBC community and the people of India look the other way. In my research for this speech, I took a look at the different institutions that define how our country moves forward. There are many. There is the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas. There is the bureaucracy. There is the press. And there's the judiciary. And I looked with an eye to understand what is the participation of the OBC community in these institutions. मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया. जो सेंट्रल the central, don't worry, don't be scared, we are discussing, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत. तो मैंने, I checked, simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the government of India? The people who define how this country is governed. Of course, Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that, they are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I asked myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं,
जो बजट को चलाते हैं इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने यह सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है ये ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। आप ओबीसी के खिलाफ हैं, आप ओबीसी के खिलाफ हैं, ओबीसी के खिलाफ हैं। आप ओबीसी के अधिकार के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं होना चाहिए। ये सी दे नॉट शोइंग ये जो है, हाँ मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा, एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा, एक तो ये महिला आरक्षण बिल है और दूसरा सभी माननीय सदस्य समान है। डरो मतो ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए। सर, ये जो डिस्कशन है, सर, स्पीकर सर, दिस डिस्कशन, Speaker sir, this discussion is about the transfer of power to the people of India. The women being one group of the people of India and the OBC community being another group of the people of India. And I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।